Yes, hi everyone. Welcome you all on the Engineers Career Point platform. And friends, जैसे कि आप सब जानते हैं कि JKSSB जेई ने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें कि 306 के अराउंड वैकेंसीज यहाँ पर बताई गई हैं, राइट। और ये अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, अभी इसका डिटेल नोटिफिकेशन कुछ टाइम में आ ही जाएगा। और अभी जब भी नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन और एग्जाम्स के बीच में जो JKSSB है वो 3 to 4 मंथ का जो है एक तरीके से गैप देता है। तो ये जो 306 वैकेंसीज आई हुई हैं ये आपकी जल शक्ति डिपार्टमेंट और PWD ये डिपार्टमेंट है इसके अंदर, तो इसमें आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, राइट। अब इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि जो इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट है, इससे पहले जितनी भी JKPSC की अगर कोई वैकेंसी आई है या JKSSB का कोई वैकेंसी अगर आता है तो सबसे पहले जो है हमारे ही मॉड्यूल्स जो है आपको देखने को मिलते हैं और सबसे पहले जो है हम ही एक तरीके से आगे रहते हैं कि JKSSB के लिए जो भी आता है रिक्रूटमेंट के लिए कोई भी नोटिफिकेशन आता है और जो भी मॉड्यूल्स वगैरह वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वाला जो मॉड्यूल है ये भी एक तरीके से स्टार्ट हो गया है और अगर आपको मॉड्यूल में एनरोल करना है, अगर आप इस मॉड्यूल को परचेज करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है गूगल फॉर्म जो है एक लिंक आपसे शेयर किया गया है उसको फिल कर दीजिएगा और आप एक ग्रुप में ऐड हो जाएंगे उसके बाद। और या आप डायरेक्टली इंस्टीट्यूट में कॉल भी कर सकते हैं और डायरेक्टली आप जो है इस मॉड्यूल को परचेज कर सकते हैं। क्लासेस चल चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप डिले ना करें, अपनी प्रिपरेशंस को ऑनगोइंग रखें, राइट। मेरा जो वीडियो बनाने का ये पर्पज़ है वो ये है कि मैंने आपको लास्ट क्लास में सोइल के कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि सोइल के सॉल्यूशंस जो एग्ज़ाम्स था हमारा JKSSB जेई का 11 ये हुआ था शायद 19 नवंबर 2023 के अंदर हुआ था। उसमें मैंने आपको सोइल के क्वेश्चंस एक तरीके से करवाए थे, सोइल के क्वेश्चंस। आज जो है डिस्कशन का पार्ट वो है सर्वे के रिलेटेड, तो मैं सर्वे के क्वेश्चंस को सोल्व करने वाला हूँ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग एनी द टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी हम कहाँ अप्लाई करते हैं। ये जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है हम जनरली इसको अप्लाई करते हैं फॉर दी एक्सीडेंटल्स एरर्स, राइट। तो वेरियस टाइप्स के एरर्स होते हैं जब भी हम मेजरमेंट्स लेते हैं। आपको अगर बोला जाए कि आप अपने रूम्स के 2 कॉर्नर्स हैं डायगोनली, आप उनकी मेजरमेंट्स लीजिएगा, तो फर्स्ट टाइम जब आप मेजरमेंट लेंगे तो सपोज दैट आपको आंसर मिलता है 10 मीटर, जस्ट एग्जांपल, राइट। सेकंड टाइम जब आप सेम मेजरमेंट्स लेते हैं तो आपको सपोज दैट कि 10.2 मीटर आंसर मिल रहा है। थर्ड टाइम आप मेजरमेंट ले रहे तो हो सकता है आपको 9.9 मीटर मिले। आप नंबर ऑफ मेजरमेंट्स ले रहे हैं तो नंबर ऑफ मेजरमेंट्स में जो है आपको अलग अलग आंसर्स भी मिल सकते हैं या कुछ केसेस में आपको सेम रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। तो पॉइंट्स इज देयर कि आप जब भी मेजरमेंट्स लेते हैं आपके मेजरमेंट्स में कुछ ना कुछ एरर्स इन्वॉल्व रहते ही हैं। समथिंग एरर इज देयर, कुछ ना कुछ एरर्स वहां पे इन्वॉल्व होंगे। ट्रू वैल्यू किसी भी क्वांटिटी का हम कभी डिटरमाइन कर ही नहीं सकते हैं। वी नेवर फाउंड द ट्रू वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी, ओनली गॉड नोज व्हाट इज द ट्रू वैल्यू बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स। तो ट्रू वैल्यू तो फ्रेंड्स हमें कभी मिलती ही नहीं है, तो उस केस में हम कौन सी वैल्यूज को देखते हैं, हम वो वैल्यू उठाते हैं जिसके ट्रू होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, जिसको हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बोल देते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके ट्रू होने के चांसेस एक तरीके से ज्यादा होते हैं, बट वो ट्रू वैल्यू नहीं है ना, ये ट्रू वैल्यू नहीं होती है। तो जब भी हम मेजरमेंट्स लेते हैं तो हमारी कैलकुलेशंस में एरर आते हैं, हमारी मेजरमेंट्स में एरर्स इन्वॉल्व होते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये एरर्स क्यों आ रहे हैं, क्या रीजन है एरर्स के आने का। सो आंसर इज दिस कि एरर्स जो है, जो सर्वेयर रीडिंग ले रहा है, जो ऑब्जर्वर रीडिंग ले रहा है, उसकी वजह से भी एरर आ सकते हैं। मे बी कि ही और शी डजंट नो हाउ टू टेक द रीडिंग और उसको पता ही नहीं है कि लेवलिंग कैसे करनी है। अब आपने एक इंस्ट्रूमेंट रखा है, आपने सामने स्टाफ रखा है, तो आपने इंस्ट्रूमेंट की लेवलिंग ही नहीं की, आपने इंस्ट्रूमेंट की सेंटरिंग ही नहीं की है, तो आप रीडिंग लेने के लिए चले गए हैं डायरेक्टली। मे बी दिस, तो सच टाइप ऑफ एरर्स जो अराइज होते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। जब एक्सपीरियंस नहीं है तो उस केसेस में जो एरर्स अराइज होते हैं उसको बोलते हैं ग्रोस एरर्स या मिस्टेक्स हम बोल देते हैं, ब्लंडर्स बोल देते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन एरर्स इज देयर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सेकंड पॉइंट जो है वो हो सकता है कि सम इंस्ट्रूमेंटल एरर ही वहां पर आया हो सकता है कि आप जिस टेप से मेजर कर रहे हो उस टेप में ही एरर था। टेप की जो डेजिग्नेटेड लेंथ है वो 30 मीटर है, बट मैन्युफैक्चरिंग एरर आने की वजह से जो टेप में एरर आया हुआ है वो सपोज दैट टेप की लेंथ जो 30 मीटर प्लस 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हो गई है, तो देयर इज एन एरर इन द टेप लेंथ। तो उस एरर वाली जो टेप लेंथ है आप उससे ही काम कर रहे हैं, तो उसमें जो मेजरमेंट्स रहता है उसमें जो एरर्स आता है तो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से वो एरर्स आया हुआ है। थर्ड जो एरर्स है वो है आपका नेचुरल एरर, जो नेचर की वजह से एरर्स अराइज होते हैं। जैसे अब लोकल अट्रैक्शन की बात करते हैं तो लोकल अट्रैक्शन में मैग्नेटिक नीडल अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, तो नेचुरल एरर है। या आप जब कर्वेचर करेक्शन की बात करते हैं, रिफ्रैक्शन करेक्शन की बात करते हैं, तो वो भी एरर्स हैं। तो वेरियस टाइप्स के एरर्स अराइज होते हैं, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट नेचुरल एरर्स, राइट।
तो जब हम एरर्स की बात करते हैं तो और भी एरर्स होते हैं, जैसे क्यूमुलेटिव एरर्स। क्यूमुलेटिव एरर्स किसको बोलते हैं? थ्रू आउट द मेजरमेंट्स, जब हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की होती हैं, एक ऑब्जर्वेशन में लेट अस सपोज 0.1 मीटर का एरर आया है, सेकंड ऑब्जर्वेशन में भी सेम 0.1 मीटर का एरर आ रहा है, तो थ्रू आउट द लेंथ ये जो एरर्स है, इस एरर का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। तो एरर्स गेट एक्यूमुलेटिंग ओवर द एंटायर लेंथ, सो इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव एरर्स। तो ये क्यूमुलेटिव एरर्स होते हैं। एक्सीडेंटल एरर्स लाइक दैट, कि यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि समटाइम्स जब हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते हैं, तो सपोज दैट कि आपको एक आंसर मिलता है 25 मीटर, बट आप उसको 25 ना बोल करके आप उसको 25.1 लिख दे रहे हैं, या 25.1 में से कर दे रहे हैं, या उसको 24.9 में से कर दे रहे हैं। आपके पास एक्सपीरियंस है, नो डाउट, कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर भी नहीं है, बट स्टिल आपको कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू तो मिलेगी नहीं, उसमें कुछ ना कुछ एरर्स तो वहां पे मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरर्स अराइज हुए हैं भाई, ना तो हमें एक्सपीरियंस की कमी है, एक्सपीरियंस है हमारे पास, इंस्ट्रूमेंट में भी कोई एरर नहीं, बट स्टिल देयर इज एन एरर। सच एरर्स आर टर्म्ड एज द एक्सीडेंटल्स एरर्स। उन एरर्स को बोलते हैं एक्सीडेंटल एरर्स, राइट। अब एक्सीडेंटल्स एरर्स जो होते हैं वो रैंडम नेचर के होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बारी आप ज्यादा ही वैल्यू बताओ, आप कम वैल्यू भी बता सकते हैं कई बारी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर के होते हैं, तो ये रैंडम एरर्स है। अब जब एक्सीडेंटल एरर्स आते हैं तो इन एक्सीडेंटल एरर से डील कैसे करते हैं, तो ये हम डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ एरर्स के अंदर, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी बेसिकली अप्लाई टू दीज एक्सीडेंटल एरर्स। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी या थ्योरी ऑफ एरर्स किस एरर्स के किस एरर्स में लगाए जाते हैं, देन योर आंसर विल बी एक्सीडेंटल एरर्स। तो ओनली एक्सीडेंटल एरर्स में ये जो है थ्योरी ऑफ ये एरर्स जो है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाए जाते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है, प्रिंसिपल फ्रॉम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग बताना है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज यूज्ड इन द सर्विंग बिकॉज we all know that there are the two basic principles of the surveying. First is the working from whole to part, and the second is this: to locate a point we need two references, है ना। कई बार बच्चे पता है क्या बोलते हैं, सर मैं जब क्लास लेता हूँ बच्चों से पूछता हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे को पता है कि बच्चों का आंसर क्या आने वाला है, तो मैं जानबूझकर क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ताकि उनको चीज़ें क्लियर हो जाए थोड़ी सी। तो अगर मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ भाई आप पढ़ के आए हैं, आप बीटेक करके आए हैं, आपने डिप्लोमा किया है, तो आप मेरे को ये बताओ व्हाट आर द टू बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर द सर्वेइंग। एवरीवन रेयर केस में कुछ आंसर अच्छे देते हैं, बट अदरवाइज सभी लोग पता है क्या आंसर देते हैं, सर फर्स्ट प्रिंसिपल इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, बट सर सेकंड प्रिंसिपल इज वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल। भाई आपको पता ही नहीं है जब वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट क्या होता है, वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल क्या होता है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो ये गलत है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, सेकंड प्रिंसिपल जो होता है टू लोकेट अ पॉइंट वी नीड टू रेफरेंसेस। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, जब हम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट की बात करते हैं तो बच्चे करते क्या हैं, बेसिकली हम पूरे एरिया को नंबर ऑफ एरियाज में डिवाइड कर लेते हैं। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, पहले हम पूरे एरिया कवर करते हैं, इस पूरे एरिया को कवर करने के बाद हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऐसा करने का बेनिफिट क्या रहता है? ऐसा करने का बेनिफिट ये रहता है कि जब हम पहले पूरे एरिया को एक नंबर ऑफ एरियाज में डिवाइड कर लेते हैं, बेसिकली जो एरियाज बनाते हैं ट्रायंगुलेशन वर्क हम करते हैं, तो ऐसा करने का बेनिफिट ये रहता है कि जो एरर्स आपके स्मॉल एरिया में इंड्यूस होंगे, जो भी आप मेजरमेंट्स लेंगे, तो वो एरर उसी एरिया में ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उसका इफेक्ट किसी दूसरे एरिया पे नहीं आता है। बट इसके अपोजिट अगर आप काम करते हैं, दैट मींस वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल अगर आप करेंगे, तो एरर स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग। तो अगर आप एक स्मॉल एरिया में काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आपने पूरे एरिया पहले काम नहीं किया, आपने सिर्फ स्मॉल एरिया में काम किया है, उसका एरर का इफेक्ट दूसरे एरिया पे आता है, उसका इफेक्ट फिर तीसरे पे आएगा, ओवरऑल द लेंथ पे जो एरर है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इस केस में आपकी मेहनत, आपका काम इंक्रीज हो जाता है, आपको दोबारा से काम करना पड़ेगा फिर उस केस में, है ना। तो इसीलिए हम जब भी काम करते हैं तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करते हैं सर्वे के अंदर। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज यूज्ड इन द सर्विंग बिकॉज टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ द एरर। तो बेसिकली प्लॉटिंग एंड मैपिंग बिकम्स इजी, नो सर्विंग वर्क कैन बी कंप्लीटेड, नो accumulation of error is prevented. Very good. So this is no accumulation of error is prevented. So basically to prevent this accumulation of error, we do this working from whole to part system, friends. Getting my point? Right. तो अगर हम सेकंड प्रिंसिपल की बात करें तो सेकंड प्रिंसिपल वैसे हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, लेकिन लिखा भी हुआ है, टू लोकेट अ न्यू स्टेशन एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड। 2 मेजरमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है। लेट अस सपोज कि मैं आपको बताऊं कि आपको एक आर पॉइंट लोकेट करना है, साइड पे आपके पास पी पॉइंट है, साइड पे आपके पास क्यू पॉइंट है, बट आपको आर पॉइंट लोकेट करना है। तो आप करते क्या है, आप पी पॉइंट से L1 डिस्टेंस मेजर करते हैं और क्यू पॉइंट से L2 डिस्टेंस मेजर करते हैं। दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा दैट पॉइंट विल बी आर, दैट इज द एस्टेब्लिश्ड पॉइंट। तो यहां पर आपने 2 रेफरेंस लिए हैं, बोथ रेफरेंस आर मेजरमेंट्स, लीनियर मेजरमेंट्स,
सो अगर आप मेजरमेंट्स लीनियर मेजरमेंट्स कर रहे हैं, दैट मीन्स आप चेन मेथड यूज करते हैं, क्योंकि चेन सर्वे में सिर्फ लीनियर मेजरमेंट्स का यूज किया जाता है। क्लियर? बाकी और भी मैंने बनाए हैं, ऑफसेट मेथड है आपके पास, ट्रावर्स मेथड भी है, कंपास मेथड भी है, बट रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर समझने की, हम डिस्कस करेंगे क्लास में, पूरे अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है बच्चे एग्जाम में जो आया हुआ है, रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड डिग्री ऑफ द कर्व। रेडियस और डिग्री ऑफ कर्व में क्या रिलेशन रहता है, क्या रिलेशन इन दोनों के बीच में है? देखो होता क्या है कि जब भी हम कर्व, जैसे मैंने कोई कर्व बनाई, या मैं आपको बोलता हूं कि कर्व को जाके सेट आउट करके आओ ग्राउंड के ऊपर, तो ये कर्व आपको सेट आउट करनी है, बट इस कर्व को रिपोर्ट कैसे करते हैं, डेजिग्नेट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप रेडियस का यूज करते हो कि मुझे लेट अस सपोज कि 200 मीटर की रेडियस की कर्व बनानी है, तो दैट मींस ये जो कर्व आपने बनाई है दैट रेडियस इज 200 मीटर, या तो आप 200 मीटर रेडियस की कर्व बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज दिस, या आप यहां से कर्व को डिनोट करते हैं उसके डिग्री ऑफ कर्व से, कि वो जो कर्व आप बनाने वाले हैं उसका डिग्री ऑफ कर्व क्या है। नाउ व्हाट इज दिस डिग्री ऑफ कर्व? डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है कि ये जो कर्व होती है आर्क की फॉर्म में, ये जो कर्व होती है, अगर मैं इसकी लेंथ 1 चेन लेंथ कंसीडर कर लूं, अगर मैं इसकी लेंथ को 1 चेन लेंथ कंसीडर कर लेता हूं, तो दिस 1 चेन लेंथ, ये जो 1 चेन लेंथ है, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करती है, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करती है, तो वट एवर द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द आर्क ऑफ लेंथ 1 चेन लेंथ, दैट एंगल इज टर्म्ड एज द डिग्री ऑफ कर्व। डिग्री ऑफ कर्व बेसिकली क्या होता है, दिस इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय दिस आर्क एंड आर्क हैविंग द लेंथ ऑफ 1 चेन लेंथ। ये जो आर्क होती है 1 चेन लेंथ, इस ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करती है, इसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ कर्व बोलते हैं। अब ये एक आर्क की डेफिनेशन है, बट हम कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताएं तो ये कोड, अगर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, दिस इज द लॉन्गेस्ट कोड, और इस कोड की भी लेंथ अगर मान लो मैं 1 चेन लेंथ लेके चल रहा हूं, आर्क अब कुछ भी हो सकती है, मैं तो कोड की बात कर रहा हूं, तो अगर 1 चेन लेंथ कोड की बात करते हैं, तो ये जो 1 चेन लेंथ की कोड आपने बनाई है, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करती है, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज द डिग्री ऑफ कर्व। दैट मीन्स डिग्री ऑफ कर्व को बताने के लिए 2 क्राइटेरिया रखे गए हैं, या तो आप आर्क वाली क्राइटेरिया से बताएंगे या आप कोड वाली क्राइटेरिया से बताते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आप आर्क की क्राइटेरिया से बताते हैं तो आर्क की लेंथ 1 चेन लेंथ है, सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी। अगर आप कोड का क्राइटेरिया यूज करते हैं तो आप कोड की लेंथ 1 चेन लेंथ रखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप बताते हैं कि सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ द कर्व। वेरी एज सिंपल एज दैट, राइट? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इसका आंसर कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि 1 चेन लेंथ जो होती है वो 20 मीटर की होती है और 30 मीटर की होती है एज पर द डेजिग्नेटेड लेंथ बाय सर्वे ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स ये जो सर्कल होता है, सर्कल की लेंथ 2 पाई आर होती है, ये जो सर्कल है ये सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, एवरीवन नोस 360 डिग्री, तो 2 पाई आर जो है सेंटर पे 360 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। तो ये जो आर्क की लेंथ 20 मीटर की है, तो 20 मीटर सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, दिस इज नोन एज द डिग्री ऑफ द कर्व। रिलेशन बना सकते हैं यहाँ से, तो जब आप यहाँ से रिलेशन बनाते हैं देन यू विल गेट दिस रिजल्ट। 30 मीटर चेन लेंथ 1719 बाय आर, 20 मीटर चेन लेंथ डिग्री ऑफ कर्व 1146 बाय आर। तो ये डिग्री ऑफ कर्व और आर के बीच में रिलेशन है, तो यहां से जब हम आंसर देंगे तो आवर करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। अब कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि सर क्वेश्चन आया एग्जाम में, क्या क्वेश्चन में सर दोनों ऑप्शन भी हो सकते हैं? पहली बात तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन होगा, बट अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि ये भी ऑप्शन में है ये भी ऑप्शन में है, देन यू विल क्लिक ओनली दिस आंसर। रीजन भी ओल्ड टाइम से, कन्वेंशनल टाइम ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हम 30 मीटर की चेन लेंथ यूज करते आ रहे हैं, पुराने टाइम से 30 मीटर की चेन लेंथ यूज करते आ रहे हैं। इधर आज के टाइम पे ही हमने 20 मीटर की चेन को बात करी है, नहीं कि पहले के टाइम पे हम 30 मीटर का ही यूज करते थे। तो इसीलिए क्वेश्चन अगर उसके कोरस्पोंडिंगली पूछा गया तो मेंशन नहीं है अगर चेन की लेंथ, तो आप 30 मीटर के कोरस्पोंडिंग ही आंसर देते हैं, राइट? ये मैंने सब बताया, देखो आर्क डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ कर्व, को डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ कर्व, एवरीथिंग आई टोल्ड यू हियर, तो आप यहां से आंसर दे सकते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, आपको लिस्ट मैच करना है, मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2। सर्वे के क्वेश्चन बेसिकली थोड़े इजी आए हैं, कोई मुश्किल नहीं आए हुए, सर्वे क्वेश्चन तो आसान है। सर्वे के क्वेश्चन तो आसान ही है, सोल के क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल हल्का सा ज्यादा था, बट यहाँ आसानी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है, देखो जब आप सर्वे करने जाते हैं किसी एरिया में, तो उस एरिया की इन्फॉर्मेशन आप एक तरीके से गेट आउट करते हैं, टू गेट आउट द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द फीचर्स। एक पर्टिकुलर टेरेन पे आप गए, आप अपने ही एरिया की बात कर लो, आपको बोला गया आप अपने एरिया का सर्वे करके आओ, टोपोग्राफिकल सर्वे करके आओ, तो इसका मतलब आप अपने एरिया में ये फीचर्स की इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं कि आपके एरिया में कौन कौन से फीचर्स हैं, वहां की लैंड कैसी है, क्या अनडुलेटिंग लैंड सरफेस है, वहां पे वाटर बॉडीज कितनी है, कोई लेक है, कोई रिवर पास हो रही है, और क्या है वहां पर, माउंटेन्स है वहां पर, कोई बिल्डिंग्स है वहां पर। बेसिकली जितने भी फीचर्स आपको उस एरिया में दिखते हैं, उन फीचर्स की आप इंफॉर्मेशन अगर लेते हैं टू
टू नो अबाउट दी ऑल दी फीचर्स ऑन दैट एरिया, इसको बोलते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे, कि आप उस एरिया की टोपोग्राफी एक तरीके से बता रहे हैं। तो उस एरिया की किसी की टोपोग्राफी डिफरेंट हो सकती है, किसी दूसरे एरिया की टोपोग्राफी डिफरेंट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द फीचर्स। वहां के फीचर्स अलग है, यहाँ के फीचर्स अलग है। तो टोपोग्राफिकल सर्वे बेसिकली इसमें हम बात करते हैं फीचर्स की। सो इन चारों ऑप्शन में से अगर आप आंसर देंगे, सो योर करेक्ट आंसर विल बी दिस: रिवर्स, हिल्स, लेक्स, रोड्स, ब्रिज एटसेट्रा टू फर्निश द डाटा साइज for the slope of the earth to show the natural features to the country such as this. तो बेसिकली ये जो पॉइंट है ये इससे रिलेट हम कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट एक्चुअली यहां से आएगा, दिस इज द पॉइंट टू शो नेचुरल फीचर्स, राइट, दिस टोपोग्राफिकल सर्वे। जियोडेटिक सर्वे की अगर बात करें, जियोडेटिक सर्वे में अगर हम बात करते हैं, दो टाइप के सर्वे बेसिकली करते हैं, एक प्लेन सर्वे होता है, एक जियोडेटिक सर्वे होता है। ये हम बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ, कि हमें पता है ना हमारी अर्थ की कर्वेचर कुछ ऐसी है, ऑब्लेट स्फेरॉइड बोलते हैं, लाइक दिस। तो लेट अस सपोज कि मेरे पास दो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। तो अगर मैं इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मेजर करता हूं, तो क्या मैं इसको स्ट्रेट मानकर डिस्टेंस मेजर करूंगा या अलोंग द कर्वेचर मुझे डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी? तो भाई अगर कर्वेचर गिवन है दो पॉइंट्स के बीच में, तो आप अलोंग द कर्वेचर ही डिस्टेंस मेजर करेंगे। अगर आप स्ट्रेट लाइन के अलोंग डिस्टेंस मेजर करते हैं, आपके रिजल्ट्स में एरर आएगा, एक्चुअली में वैल्यू कुछ और है, आप कुछ और निकाल रहे हैं। इस बेसिस के ऊपर दो टाइप के सर्वे डिफाइन किए गए कि जब आप सर्वे करते हैं तो दो पॉइंट्स के बीच में आप कोई कर्वेचर कंसीडर कर रहे हैं, या आप कोई, अगर आप कर्वेचर कंसीडर कर रहे हैं या आप कोई कर्वेचर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, दैट मींस आप प्लेन सरफेस एज्यूम कर रहे हैं। तो अगर आप प्लेन सरफेस एज्यूम कर रहे हैं तो आप प्लेन सर्वे कर रहे हैं, अगर आप कर्वेचर कंसीडर कर रहे हैं तो आप जियोडेटिक सर्वे कर रहे हैं। नाउ कंफ्यूजन इज देयर कि सर अब करें क्या, जियोडेटिक सर्वे करें या प्लेन सर्वे करें? तो फ्रेंड्स ये डिपेंड कर जाता है कि आप अपनी सरफेस ऑफ अर्थ को फ्लैट अगर एज्यूम करते हैं तो प्लेन सर्वे, बट ये एजम्पशन आपकी वैलिड होनी चाहिए। अगर आप बोलते हैं सर मैं तो ए से बी तक के अपनी सरफेस को फ्लैट मानता हूं, बट दिस एजम्पशन इज नॉट वैलिड, रीजन बीइंग कर्वेचर है और आप फ्लैट मान रहे हैं तो बात नहीं बनेगी। तो यहां पर सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है कि अगर आप 250 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कंसीडर करते हैं कहीं पर भी अर्थ के ऊपर, तो 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम वाले एरिया को आप एज अ फ्लैट एज्यूम कर सकते हैं। कर्वेचर आने से कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है, बट उससे ज्यादा एरिया में अगर आप काम करेंगे तो आपको कर्वेचर कंसीडर करना पड़ेगा उसके इसके अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी बेसिस पे दो टाइप के सर्वे डिफाइन किए गए, जियोडेटिक सर्वे जिसमें कर्वेचर कंसीडर किया जाता है, प्लेन सर्वे जिसमें कर्वेचर कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहां पर अगर हम बोले तो यहां पर जब हम कर्वेचर की बात करेंगे तो जियोडेटिक सर्वे में टू फर्निश द डाटा फॉर द साइज एंड स्लोप ऑफ द अर्थ, तो इस केस के लिए जियोडेटिक सर्वे किया जाता है ना, कि बेसिकली आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताते हैं कि आप कहाँ रह रहे हैं, आपकी लोकेशन बताते हैं, लैटिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, जियोडेटिक सर्वे तो करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे जो फ्रेंड्स इंजीनियरिंग सर्वे हम करते हैं, बेसिकली पर्पस क्या है हमारा? पर्पस ये है कि हम किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन को अगर कलेक्ट कर रहे हैं कहीं से भी, हमारा पर्पस है डिजाइनिंग का, हमें कोई चीज डिजाइन करनी है। जैसे लेट्स सपोज मैंने आपको बोला कि आप जाओ डैम की डिजाइनिंग करके आओ, डैम की डिजाइनिंग करने से पहले आपको डाटा तो कलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका पर्पस है डैम बनाना, तो उसके लिए आपने जो डाटा कलेक्ट किया है, जो सर्वे किया है, उसको बोलेंगे इंजीनियरिंग सर्वे। दैट मीन्स अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो सर्वे कर रहे हैं, दिस इज द इंजीनियरिंग सर्वे। तो आप यहां से बता सकते हैं टू ऑब्टेन द डाटा फॉर कैरिंग आउट एनी प्रोजेक्ट, दिस इज द इंजीनियरिंग सर्वे। एंड द लास्ट जो बच्चे कैडेस्ट्रल सर्वे बचता है, दिस कैडेस्ट्रल सर्वे इज बाउंड्री लाइन से बेसिकली हम डील करते हैं। कैडेस्ट्रल सर्वे जो आप किसी, मान लो कमर्शियल एरिया आपके एरियाज में कितना है, तो कमर्शियल लाइन की बाउंड्रीज कितनी है, एरिया कितना है, कोई एग्रीकल्चरल लैंड है उसका एरिया कितना है, इंडस्ट्रियल एरियाज की, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं उसकी बाउंड्रीज कहाँ पर है, कितनी है। तो बेसिकली जहां पर हम बाउंड्रीज लाइन से डील करते हैं उनको हम कैडेस्ट्रल सर्वे में इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो कैडेस्ट्रल सर्वे में इंक्लूड हो जाते हैं। तो राइट सीक्वेंस जो है, तो करेक्ट आंसर जो रहेगा आपका डेली ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है कि आफ्टर फिक्सिंग द प्लेन टेबल टू द ट्राइपॉड, जब हम प्लेन टेबल को ट्राइपॉड पे फिक्स कर लेते हैं, तो द मेन ऑपरेशंस दैट आर नीडेड एट ईच प्लेन टेबल स्टेशंस आर। तो जब हम हमारे पास जब हम प्लेन टेबल सर्वे करते हैं, आपको सबको पता है कि प्लेन टेबल सर्वे इज दैट टाइप ऑफ सर्वे जिसके अंदर हम मेजरमेंट्स और प्लॉटिंग साइमल्टेनियसली करते हैं। हमने दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को मेजर किया है, तो जब हम दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, मेजरमेंट्स कर रहे हैं, और जो डिस्टेंस हमने मेजर की उसको हमने प्लॉट भी कर दिया है पेपर के ऊपर, तो बेसिकली मेजरमेंट्स एंड प्लॉटिंग बोथ आर डन साइमल्टेनियसली। तो जब ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली की जा रही हैं, तो इसका मतलब हम कर रहे हैं प्लेन टेबल सर्वे। इसके एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी है फ्रेंड्स। एडवांटेज ये है कि भाई आप, हो सकता है कि आपने क्या किया है
कि सपोज दैट आप प्लेन टेबल सर्वे नहीं कर रहे हैं, तो आपने पहले पूरे एरिया का सर्वे किया, रिकॉर्ड्स अपने पास रखा और ऑफिस में गए, तब जाके आपने प्लॉटिंग करी। हो सकता है कि इस ऐसा करने में कुछ डाटा या कुछ डिटेल्स मिस हो गई हो, आप कुछ डिटेल्स की मेजरमेंट्स लेना भूल गए हो, दैट मे बी पॉसिबल। सेकंड इसका तो अब जब हम प्लेन टेबल सर्वे करेंगे, साथ साथ तो हम मेजरमेंट्स ले लेंगे और साथ साथ प्लॉटिंग कर लेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर किसी भी डिटेल के मिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एडवांटेज है हमारा प्लेन टेबल सर्वे का, तो प्लेन टेबल सर्वे सिचुएशन में की जाती है। सेकंड इसका एडवांटेज ये भी रहता है कि अगर आप, डिसएडवांटेज ज्यादा होते हैं बेसिकली, एडवांटेज कम होते हैं, डिसएडवांटेज ज्यादा रहते हैं। प्लेन टेबल सर्वे आप एडवांटेज का एक और बता सकते हैं कि रफली सा अगर आपको टोपोग्राफिकल बताना हो कि टोपोग्राफी कैसी है, तो वहां पर आप प्लेन टेबल सर्वे कर सकते हैं। बट डिसएडवांटेज, देयर आर लॉट ऑफ डिसएडवांटेज। फर्स्ट इज दिस, आपने एक बार प्लेन टेबल कर दिया, आपने पूरे एरिया की टोपोग्राफी एक बार बना दी किसी भी पर्टिकुलर स्केल पे, आपके पास रिकॉर्ड तो है नहीं, आप उसको किसी दूसरे स्केल पे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड नहीं है। तो रिकॉर्ड आपने तो मेजरमेंट्स लिए साथ साथ प्लॉट कर दिया, तो कोई रिकॉर्ड ना होने की वजह से आप किसी दूसरे स्केल पे इसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। सेकंड, अगर वेदर सिचुएशन फेवर में नहीं है तो हम प्लेन टेबल सर्वे नहीं कर पाएंगे। थर्ड, इसको वहीं प्रेफर किया जाएगा जहां पर एक्यूरेसी कम आती हो, मतलब एक्यूरेसी से काम नहीं करना, हमें रफली काम करना है, क्योंकि ज्यादा एक्यूरेसी के लिए तो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे। अगर आप थियोडोलाइट यूज कर रहे हैं, अगर आप एडीएमआई यूज कर रहे हैं, तो प्लेन टेबल सर्वे जो आप करेंगे तो पहले आपको हटाना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट, फिर मेजरमेंट्स लेनी पड़ेगी, दैट फिर एरर्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। ऐसे इसीलिए वहां पर हम जनरली इसको प्रेफर करते हैं जहां पर हमें एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट कम हो, क्योंकि हम सिंपली टेप से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं उस केस के अंदर। अब करते हैं, जब हम प्लेन टेबल सर्वे करते हैं, तो जब हम प्लेन टेबल को अपने ट्राइपॉड के ऊपर रखते हैं, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो टास्क रहता है इन तीनों में से, सबसे पहले हमारा टास्क रहेगा सेंटरिंग करना। पहले हमने सेंटरिंग कर दिया, उसके बाद सेंटरिंग करने के लिए प्लम फोर्क का यूज करते हैं। यू शेप का एक प्लम बोब होता है, यू शेप का एक प्लम्बिंग फोर्क होता है और उसके नीचे प्लम बोब सस्पेंड किया जाता है फ्रेंड्स, तो उसका यूज किया जाता है। फिर हम लेवलिंग करते हैं, सेकंड स्टेप में लेवलिंग करने के लिए स्पिरिट लेवल का यूज किया जाता है। उसको दो ऑर्थोगोनल, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा जाता है। पहले बबल को यहाँ पे सेंटर करते हैं, फिर बबल को यहाँ पर सेंटर करते हैं, तो प्लेन टेबल आपकी एक तरीके से लेवल हो जाती है। देन आफ्टर दैट वी डू फॉर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ वी अचीव दिस ओरिएंटेशन, देयर आर सेवरल मेथड्स। Orientation can be achieved by the trough compass, can be done by the back sighting और can be done by the resection। तो ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स की ओरिएंटेशन कैसे होती है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस रहती है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है, पहले सेंटरिंग करेंगे फ्रेंड्स, फिर लेवलिंग करेंगे, देन वी डू दी ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन अभी नहीं पढ़ा, ओरिएंटेशन हम क्लास में पढ़ेंगे, ओरिएंटेशन का मतलब क्या रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 consecutive readings taken from a level are this। तीन ही थी सर, ज्यादा नहीं थी, ठीक है चलो कोई नहीं। द 3 consecutive रीडिंग, 3 consecutive रीडिंग्स हमने ली हैं फ्रॉम द लेवल। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को ही लेवल बोला गया है यहाँ पे बच्चे, उसी को लेवल बोलते हैं। फर्स्ट रीडिंग जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं 1.325, सेकंड रीडिंग इज दिस एंड थर्ड रीडिंग इज दिस। 3 consecutive रीडिंग, लगातार 3 रीडिंग्स हम ले रहे हैं। इफ द इंस्ट्रूमेंट वाज शिफ्टेड, ये बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट केस रहता है शिफ्टेड वाला, इसको थोड़ा सा देखिएगा। इफ द इंस्ट्रूमेंट वाज शिफ्टेड आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग, द राइज और फॉल ऑफ द लास्ट पॉइंट इज, क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है अलग अलग पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में, फ्रेम किया गया है, दिस क्वेश्चन कैन इज फ्रेम्ड, इस कॉन्सेप्ट को उस कॉन्सेप्ट में डालकर फ्रेम किया गया। और नाउ द क्वेश्चन आस्क्ड टू यू, तो क्वेश्चन फिर पूछा गया आप लोगों से, कह रहा है कि 3 consecutive रीडिंग्स लेगी आपने इंस्ट्रूमेंट से। तो पहले जब आपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया फ्रेंड्स, तो फर्स्ट रीडिंग जो आपने ली है वो 1.325 की ली है, दिस इज द फर्स्ट रीडिंग यू गेट 1.325। नाउ उसके बाद आपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया है दूसरी पोजीशन पे। नाउ लेट अस सपोज यू हैव शिफ्टेड योर इंस्ट्रूमेंट हियर, और जब फ्रेंड्स आपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ शिफ्ट किया, सेकंड रीडिंग कम मिल रही है फ्रेंड्स, तो लेट अस सपोज सेकंड रीडिंग आपको मिली है 0.985। और फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस भी पॉइंट से इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है, मान लो इंस्ट्रूमेंट यहाँ था, इंस्ट्रूमेंट ने यहाँ पर रीडिंग ली है, यहाँ रीडिंग लेने के बाद अब इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं, और जैसे हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे और इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने के बाद फर्स्ट रीडिंग इज ऑलवेज टेकन ऑन दैट पॉइंट जिस पे पहले वाले इंस्ट्रूमेंट ने रीडिंग ली थी। तो इसी पॉइंट पे पहले वाले इंस्ट्रूमेंट ने रीडिंग ली थी, अब इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया गया है, तो अब इस इंस्ट्रूमेंट से पहली रीडिंग इसी स्टेशन पे ली जाएगी जहां पर आपने स्टाफ रखा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर यही रीडिंग लिखी है। और नेक्स्ट रीडिंग जो हम ले रहे हैं 2.546 ले रहे हैं, तो समथिंग लाइक दिस, तो ये रीडिंग हमें मिल रही है 2.546। तो सेम इंस्ट्रूमेंट से 2 रीडिंग ली गई है, एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट से ये रीडिंग ली गई है। गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन इज सेइंग द राइज और फॉल आपको बताना लास्ट पॉइंट का, इस लास्ट पॉइंट का आपको राइज और फॉल बताना है बच्चे। राइज और फॉल कितना है, तो देखो यहाँ पर रीडिंग ज्यादा आ रही है। एक आपने जब इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया, ये आई पीस है जहां से आप देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, एक इमेजिनरी लाइन पास कराइएगा लाइन ऑफ साइट,
ये लाइन ऑफ साइट अगर हॉरिजॉन्टल हो जाती है इसको लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोल देते हैं। तो इसी लाइन ऑफ कॉलिमेशन से आप 0.985 रीडिंग ले रहे हैं, इसी लाइन ऑफ कॉलिमेशन से आप 2.546 की रीडिंग ले रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये 2.46 वाला पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, P पॉइंट नीचे होगा तभी तो रीडिंग हमें ज्यादा मिल रही है। ये हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन है। इसी लाइन ऑफ कॉलिमेशन से जो Q पॉइंट है वहां पर हमें रीडिंग कम मिल रही है, 0.956 की मिल रही है, 0.985। और इसी लाइन ऑफ कॉलिमेशन से P पॉइंट पे रीडिंग हमें ज्यादा मिल रही है, इसका मतलब P पॉइंट नीचे है। अब राइज एंड फॉल बताते हैं कैसे, बेसिकली P पॉइंट का, जिस भी पॉइंट का राइज एंड फॉल बताते हैं तो कैसे बताते हैं, P पॉइंट का हमें राइज एंड फॉल पता करना है कि राइज हुआ है या फॉल किया है। तो P पॉइंट से पहले वाली रीडिंग जो है उसको प्रीवियस रीडिंग बोला जाता है और P पॉइंट की रीडिंग को दिस रीडिंग बोलेंगे। तो प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग का डिफरेंस ले लेंगे। प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग का डिफरेंस अगर पॉजिटिव आया राइज, अगर नेगेटिव आया तो फॉल। अब सर प्रीवियस रीडिंग Q पॉइंट पे आएगी, बट Q पॉइंट पे तो दो रीडिंग है। तो आप ये जो रीडिंग ले रहे हैं P पॉइंट पे, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हैं तो सेम इंस्ट्रूमेंट से आपको प्रीवियस रीडिंग लेनी है। तो सेम इंस्ट्रूमेंट से आपने 0.985 की रीडिंग ली है, तो प्रीवियस रीडिंग 0.985 माइनस का दिस रीडिंग 2.546। आप दोनों का डिफरेंस कीजिएगा, आंसर नेगेटिव में आएगा, तो आंसर तो फॉल आएगा। अब डिफरेंस ले लेते हैं, तो 6 माइनस 5 1, 14 माइनस का 8 6 हो जाएगा, 14 माइनस का 9 3 हो जाएगा, तो 1.361। सो 1.361 आंसर इज फॉल। या तो मैं कैलकुलेशन गलत कर रहा हूँ, 2.546 2.546 0.985 0.985। तो राइज एंड फॉल आपको बताना है बच्चे, लास्ट पॉइंट का राइज एंड फॉल बताना है इस पॉइंट का। तो 2.546 में से माइनस करना ना अपने को 0.985, तो 0.985 आपको माइनस करना है। 1.561, तो ये आएगा बच्चे 1.561। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया, 1.56। तो प्रीवियस रीडिंग माइनस का दिस रीडिंग आपको लेना है और आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है, तो 1.561 इसका मतलब फॉल हुआ है। नेगेटिव आने का मतलब फॉल हुआ है। कई बार ना ऐसी सिचुएशन दे देता है एग्जाम के अंदर, आपको लगातार 3-4 रीडिंग करवाएगा और बोलेगा ए के रिस्पेक्ट में फॉल बताओ, राइज बताओ, या बी के रिस्पेक्ट में बताओ, या सी के रिस्पेक्ट में बताओ। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीवियस रीडिंग जो है किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे नेगेटिव आंसर निकाला है, मतलब फॉल हुआ है, P पॉइंट फॉल है, नीचे है, किसके रिस्पेक्ट में, प्रीवियस पॉइंट। प्रीवियस पॉइंट कौन सा है, Q पॉइंट। तो Q पॉइंट के रिस्पेक्ट में P पॉइंट आपका नीचे है। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लेवल वाज सेट अप एट अ पॉइंट ए, ए लेवल वाज सेट अप एट अ पॉइंट ए एंड डिस्टेंस टू द स्टाफ स्टेशन बी वाज दिस। लेवल को आपने यहां पर सेटअप किया है, यहां पर आपका लेवल है और 100 मीटर का डिस्टेंस है, 100 मीटर का डिस्टेंस है, एंड डिस्टेंस टू द स्टाफ स्टेशन बी, ए पे लेवल रखा गया है, बी आपके पास है, बी स्टाफ स्टेशन है। A level was set up at point A and distance to the staff station was B 100 meter. The net combined correction due to the curvature and refraction as applied to the staff reading. Combined correction आपने को बताना है, और combined correction हमें सबको पता होता है। combined correction का फॉर्मूला जो रहता है वो ये रहता है 0.063 d स्क्वायर, 0.0673 d स्क्वायर। आंसर मीटर में आता है, d को किलोमीटर में रखा जाता है। d की वैल्यू 100 मीटर है, डिस्टेंस जो गिवन है 100 मीटर, उसको किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 0.1 आता है। तो 0.0673 मल्टीप्लाई 0.1 का स्क्वायर, जब इसको सोल्व करेंगे तो वी गेट दिस आंसर, वी गेट दिस आंसर 0.0006 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, तो आंसर इज दिस 0.00673 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल पूछा था कंबाइंड करेक्शन। जनरली आपको यहाँ से पता भी लग रहा है कि भाई अगर 100 मीटर या 200 मीटर का डिस्टेंस होता है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, बट समटाइम्स क्वेश्चन में 500 मीटर का डिस्टेंस दे देता है, कई बार क्वेश्चन में 600-700 मीटर या 1200 मीटर का डिस्टेंस दे देता है। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो आप जरूर इसको कंसीडर कीजिएगा, अनलेस क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। कई बार जब हम डिस्टेंस निकालते हैं, स्टाफ रीडिंग, करेक्टेड स्टाफ रीडिंग अगर हमें निकालनी होती है, करेक्टेड आरएल निकालना होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, कंबाइंड करेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लगाएं या ना लगाएं। बच्चे अगर कंबाइंड करेक्शन के लिए स्पेशली लाइन मेंशन की गई है कि नेग्लेक्ट कंबाइंड करेक्शन, तो आप नेग्लेक्ट करिएगा अगर डिस्टेंस गिवन है ज्यादा। अगर क्वेश्चन में बात मेंशन नहीं की गई तो आप कंबाइंड करेक्शन लगाएंगे। तो ये मेंशन करके देगा तो ठीक है भाई, नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, अदरवाइज मेंशन नहीं किया हुआ तो आप डेफिनेटली कंबाइंड करेक्शन लगा के ही आंसर रिपोर्ट करेंगे अपने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है 91 क्वेश्चन। देखो मैंने वही बताया था कि मिक्स करके क्वेश्चन दिए गए हैं, कभी कुछ, कभी कोई क्वेश्चन, कभी कोई क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा देना भी चाहिए। नाउ इफ 3 consecutive ordinates are taken at 2 मीटर इंटरवल, 3 ऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं एक 2 मीटर के इंटरवल्स पे, 3 consecutive ordinates ले रहे हैं फ्रॉम अ ट्रावर्स लाइन एंड मेजर्ड एज दिस दिस एंड दिस। 3 ऑर्डिनेट्स है, पहला ऑर्डिनेट्स 1.8, सेकंड 2.5, थर्ड इज 2 मीटर। देन द एरिया बिटवीन द ट्रावर्स लाइन
फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट एंड द बाउंड्री बाय ट्रेपेजोइडल रूल। लेट अस ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। और जो डायग्राम बनेगा वो ये वाला कुछ ऐसा बनेगा फ्रेंड्स। ये देखो डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम में देखो पहला ऑर्डिनेट आपने 1.8 मीटर लिया है, पहला ऑर्डिनेट आपने 1.8 मीटर लिया है, फिर 2 मीटर के बाद आपने दूसरा ऑर्डिनेट 2.5 मीटर लिया है, फिर 2 मीटर के बाद आपने तीसरा ऑर्डिनेट 2 मीटर का लिया है। तो ये 3 ऑर्डिनेट्स आपने कंसीडर करें। दिस इज द ट्रावर्स लाइन, ये आपकी ट्रावर्स लाइन है। ये जो बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द एरिया बिटवीन द ट्रावर्स लाइन फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट। ये फर्स्ट ऑर्डिनेट और ये लास्ट ऑर्डिनेट, तो ये आपके सारा एरिया निकालना है। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं पता है, जल्दबाजी में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत करके आते हैं, कॉन्सेप्ट पता होता है, जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। क्या ये चीज नहीं पढ़ते, बस ये बोल दिया कि हाँ भाई एरिया कैलकुलेट करना है, बस पूरा लगा देते हैं। भाई पढ़ना है क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोला गया स्पेशली कि एरिया निकालना है बिटवीन द ट्रावर्स लाइन एंड फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट। फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट के बीच में और ट्रावर्स लाइन के बीच में कितना एरिया है, एंड द बाउंड्री, ये जो बाउंड्री बनी हुई है इसके बीच में सारा एरिया निकालना है। समटाइम्स क्वेश्चन जो ट्रिकी बनाने के लिए ये पूछ लेता है फाइंड द एरिया बिटवीन द ट्रावर्स लाइन फर्स्ट ऑफसेट एंड ओनली सेकंड ऑफसेट एंड द बाउंड्री लाइन। दैट मींस ओनली क्वेश्चन A1 के बारे में पूछ रहा है। तो ये यहां से पता लगता है कि भाई क्या क्या किस किस के बीच में एरिया पूछा जा रहा है। कौन सा मेथड लगाएंगे, ट्रेपेजोइडल मेथड लगाएंगे। ट्रेपेजोइडल मेथड, ट्रेपेजोइडल बाउंड्री है, ट्रेपेजोइडल बाउंड्री है, ट्रेपेजोइडल मेथड लगा दीजिएगा। पता है ना, बताने की जरूरत तो नहीं। 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इनटू मी हाइट, वही वाला फॉर्मूला लगाना है और वहां से आपको आंसर रिपोर्ट कर देना है। तो वही वाला फॉर्मूला लगाया गया बच्चे और यहां से सोल्व करके आंसर आ गया। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। नाउ नंबर ऑफ लिंक्स इन अ 30 मीटर मैट्रिक चेन। 30 मीटर की जो मैट्रिक चेन होती है सबको पता है 150 लिंक्स होते हैं, 20 मीटर के अंदर 100 लिंक्स होते हैं। मैट्रिक चेन जो हम यूज करते हैं अपने सर्वे में, जब भी हम मेजरमेंट्स लेते हैं तो मैट्रिक चेन का यूज किया जाता है। तो नंबर ऑफ लिंक्स पूछा है, 30 मीटर में 150 लिंक होते हैं, 20 मीटर में 100 लिंक्स होते हैं। इसके अलावा और भी चेन्स होती हैं, ये सब के बारे में भी आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंजीनियर चेन 100 फीट 100 लिंक होते हैं। गंटर चेन 66 फीट की होती है बट 100 लिंक्स होते हैं। और ये आपकी रिवेन्यू चेन, कैडेस्ट्रल सर्वे में रिवेन्यू चेन का यूज किया जाता है। कैडेस्ट्रल सर्वे जो अभी बताकर आया हूँ 33 फीट की होती है, 16 नंबर ऑफ लिंक्स यहाँ पर होते हैं। राइट, तो दीज आर द क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जाम। ये सर्वे के क्वेश्चन है बच्चे जो पूछे गए हैं आपसे, और ये मैं सारे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर इसके अलावा आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई पॉइंट ना समझ आया हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज दिस फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू, मॉड्यूल स्टार्ट हो चुका है JKSSB का। अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है 306 वैकेंसी का, जल शक्ति डिपार्टमेंट और PW डिपार्टमेंट। आपने अगर अपनी प्रिपरेशन को ऑनगोइंग रखना है, स्टार्ट रखना है कि हम प्रिपेयर हो जाएं अपने एग्जाम्स के लिए। ऐसा नहीं है कि सर जब नोटिफिकेशन आएगी तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लीजिएगा और मॉड्यूल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा हमारे साथ और मॉड्यूल में एनरोल कर लीजिएगा। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं गिवन टाइम में कवर भी तो करने हैं फ्रेंड्स, तो इसमें टाइम भी तो लगेगा। तो क्यों हम उस नोटिफिकेशन का वेट करें। वी नो कि नोटिफिकेशन आने वाली है, नोटिफिकेशन आएगी, चलो इस बार नहीं तो बाद में आ जाएगी। अगर मैं केस मान के भी चलता हूँ तो बाद में भी तो आ सकती है फ्रेंड्स। तो नोटिफिकेशन तो आएंगी, तो आप अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, तो आज की मेरी वीडियो सर्वे की हो गई है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी मेरी एनवायरमेंट की रहेगी। सोइल के मैं बता चुका हूँ, सर्वे में बता चुका हूँ। नाउ नेक्स्ट वीडियो जो में हम डिस्कशन करेंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एवरीवन।